Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 29, 2024 and the day is Tuesday. तो सबसे पहले हेडलाइंस की बात करते हैं. तो देखो, सबसे पहले हेडलाइन में आप क्या देख रहे हो कि एक नया ट्रेंड देखा गया है कि रूरल अपटिक हुई है बट अर्बन एरियाज में जो है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जब जीडीपी ग्रोथ की बात आती है. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइंस है सॉफ्टनिंग कंजम्पशन डिमांड्स. स्पेशली अर्बन एरिया में लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं. अब जब अर्बन एरिया में लोग कम अज्यूम करते हैं तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होती है ना, वो अर्निंग गाइडेंस के साथ एक कंसर्न लेके आती है इकोनॉमी के लिए कि शायद वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ में इशू होगा, क्योंकि कंज्यूम कम करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी. ठीक है, और एक होती है एफएमसीजी जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. इनका सेल भी ना क्वार्टर फर्स्ट में 2.8% गिर गया है अगर फिजिकल ईयर 25 कंपेयर किया जाए फिजिकल ईयर 24 से. ठीक है, तो अगर इस तरह की गिरती है ना कंजम्पशन, स्पेशली आप अर्बन एरिया में कंजम्पशन लेवल को आप देखो कितना डिफरेंस है. अगर 24 के फिजिकल ईयर में क्वार्टर वन में देखो तो अर्बन एरिया में कंजम्पशन 10.10 है, और वही अगर आप फिजिकल ईयर 25 के Q1 में देखो तो अर्बन एरिया में आप कंजम्पशन सिर्फ 4 देख रहे हो. तो दैट इज अ वेरी सैड, और सैड तो नहीं बोलना चाहिए, अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं दैट इज अ वेरी कॉशियस ट्रेंड. ठीक है, तो ये एक कंसर्न लेकर आती है उन कंज्यूमर्स का, उन कंपनीज के लिए जो एफएमसीजी गुड्स जो है वह कहाँ पे बेच रहे होते हैं, जो कि बेच रहे होते हैं आपको अर्बन एरियाज में. ठीक है, क्योंकि वहीं पे ये बात होती है. रूरल इकोनॉमी की बात की जाए तो रूरल इकोनॉमी में थोड़े से चेंजेस देखी जा रही है. रूरल इकोनॉमी में एक अपटिक है, वहाँ पे हाई फूड इन्फ्लेशन है और मॉडरेशन है क्रेडिट ग्रोथ में. ठीक है, तो रूरल बेटर चल रहा है. तो जो कंपनीज है ना एफएमसीजी सेक्टर वाली, उन्होंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया था अर्ली साइंस को. जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है जैसे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उन्होंने कुछ कंसर्न दी थी ओवर सॉफ्टनेस इन अर्बन डिमांड्स. अर्बन डिमांड में सॉफ्टनेस देखी गई. ठीक है, जैसे नेस्ले इंडिया ने पॉइंट किया था कि मेगा सिटीज और मेट्रो जो है वो प्रेशर पॉइंट है, और ब्लेम किया था इंडिकेशन म्यूटेड डिमांड का जो कि हाई फूड इन्फ्लेशन लेकर आ रहा है. ठीक है, म्यूटेड डिमांड से डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है. ठीक है, जो कार मेकर्स हैं वो भी इस वजह से टेंशन में है कि इंडिया का जो कंजम्पशन है ना स्पेशली अर्बन एरिया में वो कम होते दिख रहा है. ठीक है, डाउन टर्न देखा जा रहा है सो फार. तो इन्होंने इसको किस पे ब्लेम किया, तो इन्होंने इसको हैवी रेन पे ब्लेम किया, इलेक्शन इंड्यूस स्लो डाउन पे ब्लेम किया, और ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरीज के लिए एक इशू क्रिएट करके रख सकता है. ठीक है, तो ये एक अजीब सा और कॉशियस सा ट्रेंड हम देख रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे आप ऑटो सेल्स की ग्रोथ देखो तो अर्बन में -2.30% गिर गया है. ठीक है, और रूरल में 1.90% की ग्रोथ हुई है. तो इट्स अ न्यू ट्रेंड दैट वी शुड नो. उसके अलावा नेक्स्ट ईयर सेंसस की सरकार ने घोषणा की है कि जो सेंसस होने वाले थे 2021 में वो तो हो नहीं पाए कोविड के वजह से, तो अब सेंसस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 2026 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है. ठीक है, जो कि जिसमें कास्ट सेंसस भी शायद पार्ट हो, वी डोंट नो, उसके बारे में बाकी हम डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सरकार ने सेंसस अनाउंस किया, और जब सेंसस हो जाएगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा. ठीक है, ये क्या है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. ठीक है, और कल आपको बताया ही था कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो सांचेज है वो इनॉग्रेट करेंगे टाटा एडवांस सिस्टम कैपेसिटी की एयरबस फैसिलिटी वडोदरा में, जो C295 मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही है. ठीक है, इंडिया की पहली प्राइवेट फैसिलिटी है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए जो आपको पता होनी चाहिए. और अब हम लोग डिटेल में न्यूज को अंदर देखते हैं. चलिए अब हम लोग न्यूज देखते हैं. देखो, पहली न्यूज ये है कि रशिया के जो रशियन एम्बेसडर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, डेनिस एलिपोव. डेनिस एलिपोव ने क्या बोला है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में मीटिंग है ना उसको वो लोग वेलकम स्टेप मानते हैं, इंडिया और चाइना की इस बायलैटरल मीट को. और उन्होंने कहा है कि इंडिया को चाइना को एक वॉइस की तरह काम करना चाहिए, तभी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा और चीजें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी पूरे दुनिया में. उन्होंने क्या बोला है कि रशिया हैड नो रोल टू प्ले इन द बायलैटरल मीटिंग,
the first in the 5 year, even as he underlined that Moscow was happy. उन्होंने बोला रशिया जो है वो उसका कोई रोल नहीं है इस बायलैटरल मीटिंग में, बट हाँ रशिया खुश जरूर है कि ये काजन में हो पाया। काजन में क्या हुआ अभी रिसेंटली, तो काजन में हमारी ब्रिक्स की समिट हुई थी, तो वहीं पे हो पाए, इस बात का रशिया खुशी दिखा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स समिट में इस बार क्या चीजें आई, हमने देखा ब्रिक्स समिट में प्लान्स आएगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम आएगी, करेंसी अग्रीमेंट एक्सपैंड करने की बात की गई, और ये भी कहा गया कि ब्रिक्स के जो आपस के मेंबर है ना उनको अगर शॉर्ट टर्म करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है तो हेल्प की जाएगी। ठीक है, इस पर बात। ठीक है, अब करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करेंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब एक कंट्री का टोटल इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। ठीक, और एक करेंट अकाउंट बैलेंस जो होता है ना इंडिया का, उसको अपना बेटर मेंटेन करके रखने की जरूरत है, और डेफिसिट तभी होगा जब इन्फ्लेशन इज हायर, सॉरी इम्पोर्ट इज हायर देन एक्सपोर्ट। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर होता है ब्रिक्स के मेंबर्स को शॉर्ट टर्म के लिए, तो ब्रिक्स हेल्प करेगा। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया है, जो रशियन एनवॉय है उन्होंने यूएस के सैंक्शंस को क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने बोला एक स्टेटमेंट दी है, जो स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट है जो इंडिया के लिए चेतावनी जैसी स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने बोला कि यूएस जो सैंक्शन लगाने की इसकी हैबिट है ना, ये टारगेट करता है स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज को। इसने आज रशिया को टारगेट किया, इतने सारे सैंक्शंस लगा के। आपको पता है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को निकाल दिया गया था जब उसने इन्वेजन किया था यूक्रेन वॉर से। तो अब बोल रहे कि अगर आज रशिया है तो कल को चाइना हो सकता है, और कभी मे बी इंडिया भी हो सकता है सैंक्शंस की इस लिस्ट में। तो ये चीज उन्होंने बोली है। उन्होंने बोला है कि मॉस्को यानी कि जो कि कैपिटल है रशिया की, वो एफर्ट्स कर रहा है कि एक डायरेक्ट ट्रेड पेमेंट सिस्टम हो पाए इंडिया और रशिया के बीच में रूपी रूबल के बेसिस पे। रूपी रूबल ट्रेड की बात कर रहा है कि हम लोग क्या करें, यूएस डॉलर को बीच में ना लाएं और हम लोग आपस में अपने ही करेंसी को सेटल करें। ठीक है, तो दोनों कंट्री इस तरह के कोई ट्रेड मैकेनिज्म के बारे में सोच रहा है। पर उन्होंने क्या बोला है कि इंडियन बैंक जो है ना वो बड़े ओवर कॉशियस हो गए हैं, इसी वजह से ये जो है ट्रेड अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। चैलेंज ये नहीं है कि एक्सचेंज रेट में इशू आएगा। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि रूपी रूबल में अगर सेटलमेंट होगा तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक्सचेंज रेट में इशू आ जाएगी, एक्सचेंज रेट बेटर नहीं काम करेगा क्योंकि सुप्रीमेसी तो यूएस डॉलर की है। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि इस इंडिया और रशिया में ये इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवर कॉशियस है इंडियन बैंक्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि इतना प्रेशराइज करता ना यूएस हमें कि इंडिया जो है और भी ज्यादा मेटिकुलस हो जाता है अपना ट्रांजैक्शन देखने के लिए, और कहीं ना कहीं यूएस जो है थ्रेटन भी करता है इंडिया को सैंक्शन के लिए। तो मॉस्को क्या पुश कर रहा है ये कह के कि आप रूपी रूबल में अरेंजमेंट करो, इससे डी डॉलराइजेशन पुश कर रहा है, पर इंडिया थोड़ी सी कॉशियस है इस चीज को लेकर। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को जो है इस तरह से रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए और यूएस अलाइन कंट्रीज के साथ ही काम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया को रशिया, चाइना ऐसी कंट्रीज के साथ इक्वली काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो सके। ठीक है, तो ये सारी कुछ न्यूज थी। ये देखो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, ये है रशिया, कितना बड़ा है। रशिया जो है उसके आप नॉर्थ में देखोगे आर्कटिक सी है, इसलिए ना ये आर्कटिक के इतना क्लोज होने की वजह से बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, और रशिया में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिवर जैसे कि आप ये वोल्गा रिवर देख सकते हो। ठीक है, ये वोल्गा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो यहाँ ब्लैक सी है जो न्यूज में हमेशा रहता है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया से बॉर्डर लगता है ब्लैक सी का। यहाँ पे आप सी ऑफ ओखोट्स्क देख सकते हो, कहाँ पे, ईस्टर्न साइड पे। फिर इधर आप बेरिंग सी देख सकते हो, यही पास अलास्का है रशिया से। आप देख सकते हो कि रशिया से यूएस इज वेरी क्लोज। अगर आप अलास्का को लेके चलो तो अलास्का पहले रशिया में था पर इसने बेच दिया था यूएस को, बाद में यूएस को बेच दिया। तो ये देखो ये अलास्का है। ठीक है, यहाँ पे अलास्का जो है कितना क्लोज है रशिया से। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि रशिया के पास डेनमार्क भी थोड़ा क्लोज है, आर्कटिक ओशन दिख रही है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट लेक जो रशिया में आपको पता होनी चाहिए वो है लेक बाइकाल। ये एक फ्रेश वाटर लेक है और बहुत ही सुंदर लेक। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें ये याद रखना कि अलास्का पहले रशिया का ही था, रशिया ने बेच दिया यूएस को। ठीक, अभी वर्ल्ड मैप में अगर आप देखो तो यहाँ इंडिया है, यहाँ चाइना है, इधर मंगोलिया, इधर कजाकिस्तान है और यहाँ रशिया है। कितना बड़ा है रशिया। ठीक है, ये आपने पता करना है रशिया जो है वो कितना बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो जस्टिस पुट्टा स्वामी, आपने सुना होगा एक पुट्टा स्वामी जजमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं 2017 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको
पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट कहते हैं, 2017 में आई थी। उसके पेटिशनर थे, इसीलिए इनके नाम पे ये जजमेंट है, जो राइट ऑफ प्रिवेसी हमारे लिए फंडामेंटल राइट बना के चले गए। उसके पेटिशनर की देहांत हो गई है, जिनका नाम जस्टिस पुट्टास्वामी था। जस्टिस पुट्टास्वामी एक रिटायर्ड कर्नाटका के हाईकोर्ट जज थे, जो पेटिशनर थे ये राइट टू प्रिवेसी दिलाने में। हमें उनकी 98 उम्र में डेथ हो गई है। 2012 में जब वो 86 साल के थे, तो जस्टिस पुट्टास्वामी एक पहले लिटिगेंट थे जिन्होंने चैलेंज किया था आधार स्कीम को, जो कि उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट सेंटर पे थी। ठीक है, फिर एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेता है सुप्रीम कोर्ट अगस्त 24 2017 को, जब 9 जज की बेंच बैठती है और यूनानिमसली साथ में, किसी ने इसको अपोज नहीं किया, रिकॉग्नाइज करते हैं कि फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें जस्टिस केस पुट्टास्वामी जो वर्सेस यूनियन ऑफ अदर्स केस नाम से ये फेमस हो जाता है। ठीक है, जन्म जो है पुट्टास्वामी का 1926 में बेंगलुरु में हुआ था। पुट्टास्वामी जो है ना 1952 में पहले एक एडवोकेट की तरह एनरोल करते हैं महाराजा कॉलेज इन मैसूरू में, फिर वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बेंगलुरु में पढ़ाई करते हैं, और फिर वो मैसूर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जब वो बाद में कर्नाटका हाई कोर्ट के नाम से जाना गया जो बाद में। ठीक है, फिर वो एक एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट बनते हैं जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट में 1977 में, और फिर वो रिटायर कर जाते हैं 1986 में। उसके बाद उनको जो है वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है बेंगलुरु बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। ठीक है, फिर वो सर्व करते हैं एज अ चेयरपर्सन, किसके लिए, तो आंध्र प्रदेश की बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए। ठीक, और फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है ना पुट्टास्वामी वाला, वो 2017 में डिलीवर होता है, और फिर वो इसमें बहुत बड़े बेनिफिशियरी होते हैं। और जब ये डिलीवर होता है ना, तो पुट्टास्वामी की स्टेटमेंट ये होती है कि ये जो वर्डिक्ट आया है ये करेक्ट है और बेनिफिशियल है। उस टाइम के जो अटर्नी होते हैं ना, अटर्नी के वेणुगोपाल, जब ये जजमेंट पास हुई थी, तो वो पहले आर्ग्यू किए थे कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है नहीं, पर बाद में वही यूनानिमसली जो है वो 9 लोगों की बेंच बैठी और इन लोगों ने बोला कि नहीं वो है, और टर्न अराउंड करना पड़ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी जजमेंट थी और बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जो डिसीजन था ना इनका हाई सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो बोलते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, और उन्होंने रियलाइज किया ना कि आधार स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, लेकिन इसका कोई डिस्कशन होगा नहीं पार्लियामेंट में। तो इस बात को लेकर, और वो एज अ फॉर्मर जज, एक जुडिशरी के मेंबर होकर, उनको लगा था कि एग्जीक्यूटिव का ये एक्शन सही नहीं है कि वो डिस्कस नहीं करेंगे, आधार स्कीम को पास कर देंगे। तो उनको लगा इससे ना उनकी राइट्स अफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज बीइंग अ जज वो जानते थे कि उनकी कौन कौन सी राइट है। तो बहुत सारे उस टाइम के एमिनेंट लॉयर जैसे कि गोपाल सुब्रमण्यम, वो लोग भी बोले कि हाँ सही बोल रहे हो आप, ये आर्ग्यूमेंट जो है होनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये आर्ग्यूमेंट चलता रहा। बाद में उन्होंने देखा कि अलग अलग जगह जैसे कि बिहार, झारखंड वगैरह के जजमेंट्स उन्होंने देखे, और उनको लगा कि नहीं, अभी अगर आधार सिस्टम का इंट्रोडक्शन करना है ना, तो वी हैव टू सी कि ये प्रिवेसी अफेक्ट ना हो। तब जाकर ये पिटिशन जो है वो फाइल करते हैं पुट्टास्वामी, जो कि कौन लिखते हैं इसको, ड्राफ्ट कौन करता है, तो इनके भाई बीपी महेंद्र, जो कि एक लॉयर ही है, एक छोटे से रूम में। ठीक है, छोटे से रूम में उनके घर में ये पिटिशन फाइल होता है, और ये फिर बाद में इतना हिस्टोरिक पार्ट बन जाता है हमारी हिस्ट्री का और हमारी पॉलिटी का। ठीक है, और पुट्टास्वामी की अभी इनकी डेथ हो गई है, इनके 7 बेटे और 2 बेटियां रह गई हैं इनके पीछे, और इनकी वाइफ रह गई हैं। ठीक है, अब देखो क्या सिग्निफिकेंस हुई पुट्टास्वामी जजमेंट की। तो पहले तो आप ये देख लो, जो जो चीजें मैंने बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई कि राइट टू प्रिवेसी पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, आर्टिकल 21 हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि राइट टू प्रिवेसी भी कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जैसे बाकी राइट्स है ना जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वैसे इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ बेंचमार्क सेट हुआ है, तभी जाकर इसको हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है पुट्टास्वामी जजमेंट का, तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही है जो आप सबको पता है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये क्या है कि हमारे जो फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करेगा। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टेट का इंटरफियरेंस में, जब प्राइवेट मैटर की बात होगी, कि जैसे कि मैरिज, फैमिली और सेक्स, ये सारे प्राइवेट मैटर होती है, इसमें स्टेट नहीं घुस सकता। यहाँ से स्टेट का मतलब है नेशन, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है पुट्टास्वामी जजमेंट से। ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में सिचुएशन ऑफ सर्वेलांस बाय द स्टेट। ये बूस्ट करने में हेल्प करता है क्या, अगर राइट टू प्रिवेसी मिलती है तो जो ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटी है, जिनको पहले डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के अंदर, तो उनको भी इनके राइट्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इनको प्रिवेसी है भाई कि ये क्या करते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन की बॉडी, माइंड और थॉट की जो डिग्निटी और इंटेग्रिटी है वो प्रोटेक्ट होता है थ्रू राइट टू प्रिवेसी।
कि कोई भी ना स्टेट को अकाउंटेबल कर सकता है और जस्टिस मांग सकता है अगर उसकी प्रिवेसी कहीं ना कहीं उस पर हनन हुआ है, तो इन्फ्रिंजमेंट हुई है। तो इस वजह से और क्या हेल्पफुल हुई ये सारी चीजें, तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्टली क्या हेल्प हुई, जब इस तरह का कोई जजमेंट पास होता है ना, तो और ज्यादा डिबेट के लिए रास्ता खुलता है कि जो इंडियंस है वो और ज्यादा अपने राइट्स के लिए अवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जस्टिस पुट्टास्वामी के एस पुट्टास्वामी से रिलेटेड, मतलब उनके जजमेंट से और उनके बारे में जो बातें हुई। तो आपको पता ही हमारी करंट अफेयर की बुक है तर्कश, जिसे आप पढ़ ही रहे होंगे, एमसीक्यूज बना ही रहे होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंसस। अब देखो, सरकार ने तो बोल दिया कि सेंसस कराएंगे, ठीक है। आपको पता है 2021 में होने वाला था, पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि नहीं हो पाया, प्रॉब्लम ये है कि अगर 2021 में नहीं हुआ तो 22 में होना चाहिए था, 22 में नहीं हो पाया तो 23 में होना चाहिए था, इनफैक्ट 24 में होना चाहिए था। ना ही 2023 में सेंसस हुआ, ना ही 2024 में सेंसस हुआ। अब देखो, सेंसस अगर होता है, जो कि गवर्नमेंट में अनाउंस कर दिया कि 2026 में खत्म करेगी इसको, तो सेंसस का प्रोसेस अगर स्टार्ट होगा 2025 में, तब जाके 26 में खत्म होगा, क्योंकि 1-2 साल तो ले ही लेता है। अब सेंसस के बारे में अगर हम बात करें, तो सेंसस जो है ना, उससे 2 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सेंसस होने की वजह से। एक तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करती है, मतलब जो भी हमारा कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वो हो पाएगा। और दूसरी चीज क्या, आपको पता होगा एक विमेन रिजर्वेशन बिल आया था हमारा 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें 33% सीट जो है विमेन के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में जो है रिजर्व कर दी गई थी। पर ये तब तक फायदा नहीं मिलेगा ना विमेन को, जब तक सेंसस नहीं होगा, क्योंकि सेंसस के डेटा के तहत ही पॉपुलेशन पता चलती है कितनी है, और पॉपुलेशन पता चलती है तब जाके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, करंट ट्रेंड देखा जाता है। तो अभी आपको ये चीज पता चल गई। देखो, पहला सेंसस जो है ना वो 1881 में हुआ था। पहला सेंसस 1881 में, ये जो सेंसस है ना 1881 वाला, ये पहला सेंसस था। अब इसके बाद ना हर 10 साल पे सेंसस हुआ, लेकिन 2021 पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ होगा कि सेंसस मिस हो गया, ठीक है। पर वही बात है कि 2023-24 में करवा देते। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब डीलिमिटेशन का क्या एंगल है। तो डीलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज होती है, जो कि हर सेंसस के बाद करनी जरूरी है। अगर सेंसस होगा तो उसके बाद डीलिमिटेशन होगा ही। इस डीलिमिटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर एडजस्ट करते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए, लेटेस्ट पॉपुलेशन फिगर्स के हिसाब से। मान लो पॉपुलेशन लेटेस्ट जो भी, उस हिसाब से आप सीट डिसाइड करोगे ना। तो ये इंश्योर करता है कि जो लोग हैं ना वो रिप्रेजेंटेड हो ना पर्टिकुलर वे। अगर किसी स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन और दूसरे का कम है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन भी तो ज्यादा मिलनी चाहिए ना, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होता है। पर वही बात है कि ये एक्सरसाइज सस्पेंड हो गई, क्योंकि वही बात है कि ये चीज जो है वो रफली हमारे लिए, ये एक्सरसाइज जो है वो सस्पेंड हो गई 1976 से। कौन सी? डीलिमिटेशन वाली 1976 से सस्पेंडेड है। तो ये बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। अब सदर्न स्टेट आर्ग्यू करते हैं कि जो अमाउंट है पब्लिश करने का, पनिश करने का उनको, वो तभी होगा कि उनको उनके हिसाब से कि जो अभी पॉपुलेशन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कौन सी स्टेट्स डालती है, साउथ इंडियन स्टेट्स, उन्होंने बहुत पॉपुलेशन कंट्रोल किया ना। अगर आप केरला, साउथ, आंध्रा, इनसे कंपेयर करके देखो नॉर्दर्न स्टेट्स को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। लेकिन ये तो उनके लिए पनिशमेंट हो जाएगी ना, अगर एक्सरसाइज होता है तो। उनके लिए पनिशमेंट कैसे हो जाए कि अगर उनका पॉपुलेशन कम निकल गया तो उनकी सीट्स घट जाएंगी ना। तो वो यही बोलते, साउथ इंडियन स्टेट्स हमेशा आर्ग्यू करते कि इनके लिए पनिशमेंट है अगर डीलिमिटेशन होता है तो। देखो, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज 2002 में हुई थी, 2001 के सेंसस के बाद, जिसमें सिर्फ रीड्राइंग की गई थी एग्जिस्टिंग बाउंड्री की। एक जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से डीलिमिटेशन जो है 2026 तक तो सस्पेंड रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 बोलते हैं, वो बोलता है कि नेक्स्ट जो डीलिमिटेशन है वो तब तक नहीं होगा जब तक 2026 का सेंसस कंक्लूड नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो सेंसस हो रहा है तो 2021 वाला हो रहा है। तो अगर 2021 वाला सेंसस जो है वो खत्म भी हो जाता है, तो भी डीलिमिटेशन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक 2031 का सेंसस नहीं हो जाता है, क्योंकि 21 के 10 साल बाद तो 31 का ही सेंसस बच रहा है ना। तो 31 का सेंसस नहीं होगा तब तक तो होगा ही नहीं। तो मतलब अभी अगर करते हैं तो भी उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं।
लेकिन आपको यहाँ से रियलिटी क्या पता चलनी चाहिए कि देखो, अगर अभी वाला नहीं होगा तो 2031 वाला कैसे होगा, तो इसको जल्दी से जल्दी कराने की जरूरत है ना, तब तो 31 वाला करा पाएंगे, तब तो डिलिमिटेशन हो पाएगा। ठीक है, अब देखो सेंसस जो है ना वो, उसके बारे में क्या एक धारणा है कि जो डेकेड का 10 साल का पहलावा साल होता है ना, जैसे 2020 एक डेकेड है ना, वो खत्म हुआ तो 2021 बढ़ा, तो वहां पे होना चाहिए था ये सेंसस। ठीक है, और सेंसस के बारे में बात की जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हमारे पास एक आइटम 69 है यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में, लिस्ट सिस्टम होता है ना 7 शेड्यूल में हमारे लिस्ट सिस्टम, तो उसमें यूनियन लिस्ट को पावर दी गई है कि वो सेंसस करवाएगा। ठीक है, यूनियन के पास पावर, स्टेट नहीं करवा सकता। लेकिन आपको ये बता दूं कि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि हर 10 साल पे होना चाहिए या कब होना चाहिए या फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। एक कन्वेंशन चला आ रहा है जो हमारे जो है ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है, और उसी कन्वेंशन को हम आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज सेम कन्वेंशन फॉलो करती है, जैसे वो भी है ऐसे ही पहली महीने में करती है, 10 साल पे करती है। बस ऑस्ट्रेलिया का जान लो, वो हर 5 साल पे सेंसस कराता है। ठीक है, इंडिया में एक एक्ट भी है, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948, वो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन वो भी नहीं बताता है कि कितना टाइमिंग होना चाहिए सेंसस का, हर 10 साल पे होना चाहिए, पहले साल होना चाहिए, नहीं, ये तो कन्वेंशन है। अब देखो इंडिया का सेंसस एक 2 स्टेप का प्रोसेस है, पहले में हाउस लिस्टिंग और नंबरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होता है, जाकर पॉपुलेशन की गिनती होती है। ठीक, और ये जो है सेंसस, एक बार पॉपुलेशन की गिनती हो जाती है, फिर क्या किया जाता है, पॉपुलेशन का जो भी डेटा है वो मिडनाइट ऑफ मार्च 1 में ये रिवील किया जाता है। ठीक है, अब देखो इस बीच में ये जो टाइमिंग है, इस बीच में क्या होता है, 1-1.5 साल का तो टाइम लग जाता है। इस टाइमिंग में क्या होता है कि बीच में बर्थ और डेथ भी हुई होगी, ये तो एक नॉर्मल ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि लोग मरे भी होंगे और जिंदा जन्म भी लिए होंगे, तो उनके लिए क्या, तो क्या करती है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में सेंसस के जो मेंबर्स होते हैं वो जाते हैं रिविजन के लिए, वो रिविजन्स करते हैं कि जो डेटा लिया था उसमें क्या चेंजेस आई हैं। प्रीलिमिनरी रिजल्ट जो सेंसस का होता है ना, पर्टिकुलरली पॉपुलेशन, वो कुछ महीनों में रिलीज कर दिया जाता है सेम ईयर में जिसमें सेंसस हो रहा है, और फुल रिजल्ट आने में 1 और 2 साल लग जाते हैं। इंटरेस्टिंगली सेंसस जो 2025 में स्टार्ट होगा ना, जैसे सरकार ने अनाउंस कर दिया, तो 26 में जाकर के वो जो है रिजल्ट दे पाएगा। लेकिन वही बात है कि डिलिमिटेशन तब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तब तक सेंसस नहीं होगा जब तक 2026 वाला सेंसस कंप्लीट नहीं होके 2031 वाला नहीं हो जाता है। ठीक है, उसने ये फ्रीज कर दिया था इसको। अब जो सेंसस एक्सरसाइज है वो इस साल शुरू होगी, तो वो नेक्स्ट ईयर तक खत्म हो जाएगी। अब देखो सदर्न स्टेट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इनकी सीट्स घटने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि इनका पॉपुलेशन गिरा है। और 16वां फाइनेंस कमीशन जो है उसने बोला है कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉपुलेशन घटने से दुखी क्यों हो रहे हैं। एक तो दुख इनका ये है सदर्न स्टेट्स का कि इनकी सीट्स गिर जाएंगी। उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है ना, जो हर 5 साल पे गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है फाइनेंस कमीशन को, एक बॉडी है, ये रिकमेंड करता है कि किस स्टेट को कितना फाइनेंशियल रिसोर्स मिलेगा सेंटर से, और ये रिसोर्स जो है वो पॉपुलेशन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिस पर पैसे दिए जाते हैं स्टेट्स को। तो साउथ इंडियन स्टेट्स तो बहुत डिस्करेज हो जाएंगे ना कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने जो है वो अपनी पॉपुलेशन कम की और आप हमें पैसा भी कम दे रहे हो, हमारी सीट भी कम कर रहे हो, तो इसीलिए कुछ एक तरीके से इनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और ये तरीका जब तक सरकार सोचती नहीं है ना, नहीं तो साउथ में विद्रोह हो जाएगा, और एविडेंटली सो इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया तो इनको इसकी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ना ही पॉलिटिकली ना ही इकोनॉमिकली। ठीक है, तो पार्लियामेंट अप्रूव, और उसके अलावा आपको पता है 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लास्ट ईयर बनता है, जिसमें 33% सीट जो है औरतों के लिए रिजर्व है, पर औरतों को तब तक ये चीज अफेक्ट में नहीं आएगा ना, ये रिजर्वेशन, जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाता। इस लॉ में लिखा ही था कि जब तक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा, और डिलिमिटेशन तब तक नहीं होगी जब तक ये वाला सेंसस खत्म होके दूसरा सेंसस स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले तो नहीं होगा ये। अब कास्ट सेंसस की डिमांड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट जैसे बिहार और तेलंगाना, ये सारे ना कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बारे वाले जो नया वाला सेंसस होगा उसमें कास्ट को भी, डेटा को भी डाला जाए। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये कास्ट सेंसस होगा, 1941 में भी कास्ट सेंसस, 1941 तक कास्ट सेंसस के डेटा रहते थे, पर इंडिपेंडेंट इंडिया में ये प्रैक्टिस हटा दी गई थी, क्योंकि 1947 में देश आजाद हो जाता है, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन ना कास्ट वगैरह का वो पहले
पहले लिया जाता था, 1951 के बाद से नहीं लिया जा रहा, पर इस बार चांसेस हैं कि ली जाएंगी। तो देखो, अगर कभी कोई पूछे कि पहला सेंसस कब हुआ था, तो वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मायो के प्रेजेंस में। पर पहला सिंक्रोनस सेंसस, जिसको हम लोग रियल सेंसस बोलते हैं, वो 1881 में हुआ था। और उस टाइम कौन से गवर्नर जनरल थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इससे आपकी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। उसके अलावा एक WMO है। WMO क्या है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN का ही एक क्या बोलते हैं हम, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसमें 192 मेंबर्स है और इंडिया भी इसका मेंबर है। ये जो है कब बना था? तो ये बना था 1873 में, वियना का एक इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी, वहां पे बना था। आप बताओगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है WMO का, कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। अब देखो, WMO ने अपना डेटा रिलीज किया है, ठीक है। प्लैनेट वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल्स रिलीज किए WMO ने, और उन्होंने बोला है कि बहुत ही रिकॉर्ड नंबर से ये इंक्रीज बढ़ा है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बढ़ा है 2023 में। उन्होंने बोला कि एनुअल मीन लेवल CO2 का, जो सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, वो 2.3 पार्ट पर मिलियन बढ़ गया है 2022 से 23 के बीच में, ठीक है। और ये 12वां ऐसा साल होगा जिसमें CO2 2 पार्ट पर मिलियन से बढ़ा होगा, 12वां कंजिक्यूटिव साल, मतलब 12 साल से चलता आ रहा है ऐसा, ठीक है। और ये जो कंसेंट्रेशन CO2, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड के है ना, वो 2023 में अपने एक्सट्रीम्स पे पहुंच गए, ठीक है। CO2 तो 420 पार्ट पर मिलियन चला गया था। तो WMO के हिसाब से इस तरह का एक्सट्रीम्स लास्ट टाइम कब देखा गया था? तो 3 से 5 मिलियन ईयर अगो देखा गया था, लेकिन अब ये वापस देखा जा रहा है। तो उन्होंने किस चीज को इसके लिए ब्लेम किया? तो उन्होंने ब्लेम किया कि एल नीनो वेदर फिनोमेना जो हुआ ना, एल नीनो जो अभी आया है, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज में, उस वजह से, एल नीनो की वजह से वेजिटेशन गिर जाती है, सब कुछ, वाइल्ड फायर बढ़ जाता है, और फिर से ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, ठीक है। अब देखो, हमारा जो ये इकोसिस्टम है ना, वो कार्बन सिंक भी है, मतलब ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या वार्न किया WMO के साइंटिस्ट ने? उन्होंने बोला अगर इस तरह से CO2 का लेवल बढ़ता रहा ना, तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो सोर्स बन जाएगा ग्रीन हाउस गैस का, वो सिंक की जगह सोर्स बन जाएगा, और मतलब एब्जॉर्ब करने की जगह रिलीज करने शुरू कर देगा। कैसे? क्योंकि अगर मान लो वार्मिंग होती है, तो अब जो वो फॉरेस्ट है, वो किस लिए जाने जाते हैं? कि जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे थे। पर अब क्या होगा, यहाँ पे पेड़ पौधों में गर्मी बढ़ेगी, तो यहाँ आग लगेगी, फ्रिक्शन की वजह से वाइल्ड फायर लगता है ना, तो आग लगेगी। अब आग लगने की वजह से मीथेन, CO2 और ज्यादा लेवल में बढ़ेगा। और जो ओशंस है, उनको भी कार्बन सिंक बोलते हैं। ओशन भी CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब ओशन भी गर्म हो जाएंगे। अब ओशन गर्म हो जाएंगे तो ओशन का एक टेम्परेचर होता था जिसमें एब्जॉर्ब करेंगे, अब वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, तो ना ओशन एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और प्लांट जो है उसको रिलीज कर रहे हैं। तो जो जिसको बचाना था इकोसिस्टम को, वो और ज्यादा उसका सोर्स बन जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल चेंज कर देगा हमारे नेचर के कोर्स को। तो ये एक न्यूज थी। उसके अलावा आप मुझे बताओगे अभी तक कितने डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, ठीक है। और कल मैंने आपसे पूछा था शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड कौन है, तो वो क्यूबा है। बहुत ही सही आंसर दिया आप लोगों ने। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. कीप स्टडिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.